नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 4। आज हम बात करेंगे क्या फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी भागीदारी की या महिलाओं की क्या स्थिति थी आंदोलन के दौरान। अभी तक हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति के बारे में कि किस तरह फ्रांस पर 13 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया और फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फ्रांस के राजा लुई 16वें को लोगों ने अपदस्थ कर दिया और फांसी पर चढ़ा दिया गया और फ्रांस में जो राजशाही थी उसको ख़त्म करके गणतंत्र की स्थापना की गई। बीच में रोबेस्पियर्स के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ जिसमें सभी को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन बाद में लोगों ने रोबेस्पियर्स को फांसी पर गैलोटिन पर लटका दिया और वो भी सरकार समाप्त हो गई और फ्रांस में एक नए गणतंत्र का उदय हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो था वो था मजदूर वर्ग या जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग थे, जिनमें दैनिक वेतन भोगी, मजदूर, किसान, इस तरह के लोग थे तीसरे वर्ग में। और सिर्फ तीसरे वर्ग के लोग ही टैक्स देते थे। तो इस अव्यवस्था के कारण ही फ्रांस में क्रांति शुरू हुई। तो अभी देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो ये एक चित्र के माध्यम से एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है कि वर्षा की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्षा जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थीं। अब आगे इसमें एनसीईआरटी लिखता है कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनके जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं तथा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं, जिसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी जो थी वो पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने तथा उन पर चर्चा करने के लिए खुद की राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उसकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान संशोधन में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया। मतलब आप देखिएगा कि 1789 में फ्रांस में स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है, लोकतंत्र की स्थापना भी हो जाती है, लेकिन वहाँ की महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार हैं, वोट मताधिकार है, वो 1946 में जाकर प्राप्त होता है। तो अभी इस दौरान भारत में क्या हो रहा था, भारत की महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या थी, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि महिलाओं को भारत में क्या शिक्षा का अधिकार था, क्या समान रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, या उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी।
भारत में बाल विवाह प्रचलित था, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो मैरिज के लिए लाया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने बहुत सारा काम किया इस फील्ड में, महिला शिक्षा के लिए भी वो सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। 1891 में फिर ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है। उसके बाद शारदा अधिनियम भारत में लागू किया गया और जो मताधिकार है वो स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को प्राप्त हुआ। आगे इसमें बात करते हैं, एक क्रांतिकारी महिला हैं ओलंप दे गूज। 1748 में इनका जन्म हुआ और 1793 में इनको फांसी दे दी गई। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एनसीईआरटी ने इनके बारे में लिखा है कि ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उन्होंने महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया। अभी देखो देशद्रोह का मसला भारत में भी बहुत चर्चा पे है। सेक्शन 124A पर इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो जो क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज थी उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया देशद्रोह के मुकदमे में। जो ओलंप दे गूज ने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकारों की मांग की थी, उनमें से थे कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। बिल्कुल सही बात थी उनकी। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। महिलाओं का जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में शोषण होता है उसको लेकर ये बिल्कुल ही जागरूक रही होंगी और जिसलिए शोषण के ऐसे प्रतिरोध का अधिकार इन्होंने लिखा है इसमें। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। तो ये घोषणा पत्र ओलंप दे गूज द्वारा तैयार किया गया था। जिसके बाद ये एक तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे बेकरी की दुकान पर महिलाएं कतार में खड़ी हुई हैं और उनको घरेलू काम भी करने पड़ते थे। तो ये इसका प्रतीक है। तो ये चैप्टर जो 4 है वो समाप्त होता है यहाँ पे। अब क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 हम लोग शुरू करेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन। तो इसे अगले वीडियो में देखेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन। अब मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ कम से कम 2 चैप्टर्स के वीडियो डालूं और एक दिन में 2 चैप्टर कवर करते हुए हम जल्दी से जल्दी इस पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।